सुप्रभात बच्चों। वर्ग 7 में मैं खुशबूचा आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 5 जिसके हमारे शीर्षक का नाम है मिठाई वाला। देखिए बच्चों, यहाँ पे मैंने कुछ शब्दार्थ लिख दिए हैं जिसको आप लोग अपने नोटबुक में उतार लीजिएगा। ये शब्दार्थ बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब आपके असाइनमेंट में जो क्वेश्चन आया है जैसे शब्दार्थ लिखना है तो उसमें आप लोग को इससे सहायता मिलेगी। इसके लेखक का नाम है भगवती प्रसाद वाजपेयी जी, जो बहुत ही अच्छे अपने जमाने के बहुत ही अच्छे लेखक थे। इनका साहित्य में बहुत बड़ा योगदान भी है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 5 और जिसके शीर्षक का नाम है मिठाई वाला। देखिए बच्चों, ये कहानी जो है वो एक फेरी वाले पर आधारित है। फेरी वाले का अर्थ आप लोग समझते हैं। हमारे गांव में, मोहल्ले में, शहर में सभी जगह जो अपने सर पे या फिर किसी रिक्शे पे, साइकिल पे कुछ न कुछ सामान लेकर जो घूम घूम के बेचते हैं उन्हें हम फेरी वाला कहते हैं। ठीक है ना बच्चों। उसमें बहुत तरह की सामानें होती है, जैसे कुछ बच्चे के खिलौने होते हैं, कुछ खाने पीने की वस्तु होती है, कुछ कपड़े होते हैं, घर सजाने के सामग्री होते हैं, अनेकों तरह की चीजें होते हैं जो लोग अपने रोजगार एक छोटा सा लघु उद्योग के माध्यम से अपना बेचते हैं और अपना परिवार चलाते हैं। उसे हम लोग फेरी वाला कहते हैं। तो ये जो हमारा आज का कहानी है मिठाई वाला, ये भी एक फेरी वाले के जीवन पर आधारित है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मिठाई वाला। इस कहानी में आप देखिएगा बच्चों, ये एक जिस मिठाई वाले की जो कहानी है वो बहुत ही मार्मिक कहानी है। ये मिठाई वाला जो है वो तरह तरह के सामान बदल बदल के गांव में फेरी लगाता है और बेचा करता है। और इसकी एक खासियत क्या है, तो देखिए बच्चों, इसकी खासियत ये है कि ये जब भी कोई सामान बेचता है तो वो बच्चों की पसंद की सामान होती है, चाहे वह खिलौना हो, चाहे वह बांसुरी हो या फिर मिठाई हो। इसीलिए इसके शीर्षक का ही नाम मिठाई वाला रख दिया गया है। ठीक है ना बच्चों। और इससे हमें एक और बात समझ में आती है। वो क्या बात है, तो वो ये बात है कि इस फेरी वाले को बच्चों से ज्यादा लगाव है, यानी कि वो बच्चों से बहुत प्रेम करता है और उसे बच्चों से बातें करने में, बच्चों के सामान बेचने में, बच्चों को खुशी देने में उसे बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। कभी कभी तो ये मिठाई वाला जो था वो बच्चों को फ्री में ही सामान दे दिया करता था। बच्चे की तोतली बोली पे इसे बहुत अच्छा लगता था। कहते हैं इस कहानी में हम लोग आगे पढ़ेंगे कि इसका अपना एक परिवार था, इसके खुद के बच्चे थे, पत्नी थी, लेकिन किसी हादसे में वो लोग इसे दूर हो जाते हैं। तो जब भी ये किसी छोटे बच्चे को कोई सामान बेचता है या देता है, उसमें उसे अपने बच्चे की छवि नजर आती है। इसीलिए इसे ये काम करने में बहुत ही संतुष्टि मिलती है। तो बच्चों, मैंने ये आपको कहानी का सार बता दिया। ठीक है, अब हम लोग कहानी आगे बढ़ते हैं। ये कहानी है बहुत ही मीठे स्वरों के साथ एक गलियों में घूमता हुआ कहता बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। मिठाई वाला जो था वो फेरी लगा रहा था और क्या कह रहा था, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला, मिठाई वाला। आज ही बच्चों, जब हमारे गांव में, मोहल्ले में कोई फेरी वाला आता है तो अब वो मुंह से नहीं बोलता है, अब वो कोई घंटी बजाता है या फिर कोई ऐसा गाना बजाते रहता है जिससे बच्चे लोग आकर्षित होकर उसके इधर आते हैं उसके सामान को लेने के लिए। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। पहले लोग मुंह से ही बोल बोल कर अपनी सामग्री को बेचा करते थे। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाला एक बार अस्थिर हो उठते। उसके स्नेहाभिषिक्त कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती थी। देखिए बच्चों, स्नेहा से भी इसका मतलब क्या होता है, स्नेह से परिपूर्ण, यानी स्नेह से भरा हुआ। उसके शब्द जो होते थे वो कैसे होते थे, स्नेह यानी प्रेम से भरे हुए शब्द होते थे। अब देखिए बच्चों, अगर हमें कोई सामग्री अपनी बेचनी है या हमें अपनी ओर किसी को आकर्षित करना है तो हमारे शब्द जो होंगे वो कैसे होंगे, प्रेम से परिपूर्ण होंगे, प्रेम से भरे हुए शब्द होंगे। तभी तो कोई व्यक्ति, कोई बच्चा हमारी ओर आकर्षित होगा। तो मिठाई वाले की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि उसके शब्द जो होते थे वो एकदम स्नेह से भरे हुए होते थे, जिससे बच्चे, बूढ़े, जवान सभी उसकी ओर आकर्षित होते थे। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते। वे पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगते, पूछते इचका दाम क्या है। अब देखिए बच्चों, इचका, यहाँ से इचका, इसका मतलब ये गलत नहीं लिखा हुआ है। बच्चे जो होते हैं वो तोतली भाषा में बोलते हैं।
इसका उनके शब्दों में इचका निकलता है। इसीलिए यहाँ पे लेखक ने बहुत ही अच्छे ढंग से शब्द को प्रस्तुत किया है, इचका लिखा है। लेकिन बच्चे जो होते थे वो क्या करते थे, जब भी वो मिठाई वाले को देखते थे, खिलौने वाले को, पैसे लेकर दौड़ते थे और जाकर अपने पसंद की सामग्री का दाम पूछने लगते थे कि इसका दाम क्या है, उसका दाम क्या है। और इस खिलौने वाला बच्चों को देखता, उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे लेता और बच्चों की इच्छा अनुसार उन्हें खिलौने दे देता। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलते कूदने लगते और तब फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गाकर कहता, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। खिलौने वाला क्या करता था, बच्चों के छोटे छोटे जो हाथ होते थे उससे पैसे को ले लेता था और उनके पसंद की, बच्चे जिस खिलौने की ओर इशारा करते थे उस खिलौने को उतार के और उन्हें दे देता था। और फिर बच्चे जो होते थे वो झूमते गाते नाचते अपने घर चले जाते थे और ये फेरी वाले फिर से वही उसका मादक स्वर जो था, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला अपना बोलने लगता था। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। वे दो बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे राय बहादुर जी के कितने बच्चे थे, तो दो बच्चे थे। हो सकता है एग्जाम में भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि राय बहादुर जी के कितने बच्चे थे। उनके दो बच्चे थे, कौन कौन, एक चुन्नू और दूसरा मुन्नू। तो राय बहादुर जी जो थे वो उसी मोहल्ले में रहते थे और उनके दो बच्चे थे। तो ये दोनों बच्चे भी उसकी आवाज सुनकर दौड़कर आए और वो भी खिलौने लेना चाहते थे। मुन्नू बोला, और देखो मेरा कैसा सुंदर है। दोनों बच्चे जो खिलौना लेकर आते हैं तो सुंदर को वो लोग सुंदर, यानी कि पहले मैं बोल चुकी हूँ कि बच्चे जो होते हैं वो तोतली भाषा में बातें करते हैं, तो उनकी जो आवाज होती है ना वो स्पष्ट नहीं होती है, इसलिए थोड़ी सी तोतली निकलती है। तो वो ऐसे दिखाता है सबको। दोनों चुन्नू और मुन्नू जो है वो भी अपने खिलौने एक दूसरे को दिखलाते हैं। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निहारते रहे। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उनसे पूछा, अरे चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने लिए? अब राय बहादुर जी की पत्नी का क्या नाम है, रोहिणी, और उनके बच्चों का नाम चुन्नू और मुन्नू। तो जब बच्चे खुश होकर खिलौने लेकर इधर उधर घर में उछल कूद रहे हैं तो रोहिणी मुझे बुलाती है और कहती है कि अरे कितने में खिलौने तुम खरीदे हो? मुन्नू बोला, 2 पैसे में, खिलौने वाला दे गया। तब मुन्नू कहता है कि माँ 2 पैसे में खिलौने वाले ने मुझे ये खिलौना दिया है। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया है, कैसे दे गया कोई, यह तो वही जाने, लेकिन दे तो गया है, इतना तो निश्चय है। एक जरा सी बात पर ठहरी रोहिणी अपने कमरे में चली गई। खिलौने वाले की एक खूबी थी, वो पहले मैं बोली थी कि वो जो भी सामान बेचता था वो बच्चों के लिए बेचता था और उसके दाम जो होते थे वो दूसरे फेरी वाले से कम होते थे। क्या होते थे? दूसरे फेरी वाले से कम उसके दाम होते थे। क्यों? क्योंकि उसे ये सामान वो सिर्फ अपने परिवार को चलाने के लिए नहीं करता था, वो अपनी खुशी के लिए ऐसा फेरी का काम किया करता था। और जब बच्चे उसकी सामग्री को खरीदते थे, लेते थे, खाते थे या फिर खेलते थे तो उस खिलौने वाले को ज्यादा आनंद आता था, इसलिए वो अपना दाम जो होता था दूसरे फेरी वाले से बहुत ही कम रखता था। जब रोहिणी चुन्नू मुन्नू की माँ ये बात देखती है कि 2 पैसे में इतने सुंदर खिलौने दे गया है, उसे बहुत आश्चर्य होता है, लेकिन वो कहती है कि दे तो गया है क्योंकि बच्चे के हाथ में है, तो यानी कि बच्चे बोल रहे हैं 2 पैसे लेकर गए थे तो 2 पैसे में ही ये खिलौना इन्हें मिला है। 6 महीने बाद, अब देखिए बच्चों 6 महीना बीत चुका है इस खिलौने वाले से लेकर अब आगे का सफर उस फेरी वाले का देखिए। अब 6 महीने बाद क्या होता है? 6 महीने बाद नगर भर में 2-4 दिनों में एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। मैं बोली थी कि पहले ये फेरी वाला जो था वो तरह तरह के सामान बेचा करता था। कैसे सामान होते थे? वो बच्चों की पसंद के होते थे। अब पहले खिलौना था, अब क्या है? मुरली है। मुरली जिसको लोग बांसुरी भी कहते हैं, बच्चे बहुत ही बजाया करते हैं। अब वो जो फेरी वाला था अब क्या लेकर आया था? मुरली लेकर आया था, ठीक है ना। लोग कहने लगे, भाई वह मुरली बजाने में एक ही उस्ताद है, मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचा भी करता है, 100 भी 200 पैसे में, भला इससे उसे क्या मिलता होगा, मेहनत भी तो न आती होगी। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वो मुरली वाला? मैंने तो उसे नहीं देखा। उत्तर मिला, उम्र तो अभी अधिक न होगी, यही 30-32 का होगा, दुबला पतला गोरा युवक है, बीकानेर रंगीन साफा बांधता है। साफा का मतलब होता है सर पे बांधने वाला पगड़ी, उसको साफा कहा जाता है, ठीक है। तो जब फिर वो जो मुरली लेकर आया तो फिर नगर भर में उसकी चर्चा होने लगी और वो मुरली से यानी कि उस बांसुरी से बहुत ही मीठे मीठे स्वर यानी गाने की बोल निकाला करता था, गाना निकाला करता था जो लोगों को और आकर्षित करता था, मोहता था, वो लोगों को अपनी ओर खींचता था। उसके जो स्वर होते थे, उसके जो गाने होते थे वो उसे आकर्षित करते थे लोगों को।
फिर नगर में वही चर्चा थी कि इतने सस्ता जो वो मुरली बेचता है उससे तो उसका जो मेहनत है या फिर उसकी जो लागत है वो भी नहीं निकलती होगी, कि फिर भी वो बेचता है। कोई पूछता है कि भाई कैसा वो व्यक्ति है, तो बस कुछ ज्यादा उम्र का नहीं था, 30-32 साल का था और लंबा गोरा था। सब ऐसे करके उसके विषय में बातें करते हैं कि कोई बड़ा नहीं है लेकिन वो इस तरह का व्यक्ति है। अब देखिए, वह तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था, क्या वही खिलौने भी बेचा करता है? अब लोग ये भी बातें कर रहे हैं कि कहीं ये वही खिलौने वाला तो नहीं है जो पहले खिलौने बेचा करता था, क्या वो फिर से वही बांसुरी लेकर आया है? हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बताया उसी प्रकार का वह भी था, तो वही होगा, पर भैया एक उस्ताद। अब व्यक्ति कह रहे कि हाँ, तुमने जिस तरह के उसके बनावट, शरीर की बनावट बताए हैं वो उसी प्रकार का था जो पहले खिलौने वाला था। लोगों ने कहा चलिए भाई ये भी बहुत बड़ा उस्ताद है, क्योंकि उस्ताद का मतलब होता है किसी चीज में महारत हासिल करना या फिर किसी चीज में चीज की विषय में उसे अच्छी जानकारी हासिल होना। यानी कि इसे बांसुरी बजाने का बहुत ही अच्छी कला थी इसके पास, वो बहुत ही मीठे मीठे स्वर गाने इससे निकाले करता था। तो लोग बोले कि चलो ये इसमें उस्ताद हो गया है, तो लोग इसी तरह से उसके विषय में चर्चा कर रहे हैं। प्रतिदिन इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता। बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। अब देखिए, पहले क्या था, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। अब इसके जो बोल थे वो बदल गए थे। अब क्या थे, बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला, यानी कि अब वो मुरली यानी बांसुरी बेच रहा है। इसलिए गली गली में ऐसे उसके मादक स्वर यानी कि मधुर स्वर, मीठे स्वर, बांसुरी से बहुत ही मीठे मीठे स्वर वो निकालता था और वो घूम घूम कर अब बेच रहा है अपने बांसुरी को। रोहिणी ने भी मुरली वाले का यह स्वर सुना, तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण हो आया। उसने मन ही मन कहा, खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा कर खिलौना बेचा करता था। जब उसके मादक स्वर यानी मीठे स्वर मुरली वाले के रोहिणी के कानों तक पड़े तो रोहिणी को एकाएक याद आया कि खिलौने वाला भी इसी तरह से मीठे स्वर में गाना गा गा के लोगों को आकर्षित किया करता था और अपने खिलौने बेचा करता था। कहीं ये वही तो नहीं है, मुरली वाला जो है वो कहीं खिलौने वाला ही तो नहीं है। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूं। क्या पता यह फिर इधर आए न आए, वह भी जान पड़ता है, पार्क में खेलने निकल गए हैं। रोहिणी जो है विजय बाबू की पत्नी, वो अपने पति विजय बाबू से जाकर कहती है कि थोड़ा मुरली वाले को इधर बुला दीजिए और मैं उनसे ये मुरली ले लूंगी, क्या पता आ जाया है कल, फिर इस तरफ आए या ना आए। और बच्चे जो थे उस समय उसके पास नहीं थे, वो कहाँ गए हुए थे, तो पार्क में बगीचे में खेलने चले गए थे। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे, उसी तरह उसे लिए हुए वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई किस तरह देते हो मुरली? विजय बाबू पेपर पढ़ रहे थे, लेकिन पत्नी ने जब उनसे कहा कि जाइए उसको बुला कर लाइए, तो विजय बाबू पेपर को हाथ में लिए हुए ही बाहर निकल आते हैं और मुरली वाले से कहते हैं कि क्यों भाई कितने में मुरली बेचते हो? किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में ही छूट गया और किसी की पजामा ही ढीली हो गई। इस तरह दौड़ते हाथते हुए बच्चे का झुंड आ पहुंचा। एक स्वर में सब बोल उठे, हम ही लेंगे मुरली और हम ही लेंगे मुरली। जैसे मुरली वाले की आवाज बच्चों के कान तक यानी जो पार्क था उनका वहां तक पहुंचा, सारे के सारे बच्चे अपने जूते चप्पल पजामा सबका सब खुलते जा रहा है, दौड़ते जा रहे हैं। बच्चे इतने उसको देखकर भाव विभोर हो जाते थे कि सब अपनी सुध-बुध खो बैठते थे और सब दौड़ते थे, क्यों? उसके सामान को लेने के लिए। मुरली वाले हर्ष से गदगद हो उठता था, बोला सबको देंगे भैया, लेकिन जरा रुको, ठहरो, एक एक करके देंगे, अभी इतनी जल्दी हम कहीं लौट थोड़े ही जाएंगे, बेचने तो आए ही हैं और इस समय मेरे पास एक दोस्त नहीं पूरे 57 है। मुरली वाला जब देखता है बच्चों का उत्साह तो सारे बच्चों को बड़े ही प्यार से, बड़े ही इत्मीनान से समझाता है कि देखो भाई बच्चों, तुम लोग इतने हड़बड़ाओ नहीं, इतने घबराओ नहीं, मैं प्रत्येक बच्चों को दूंगा। लेकिन क्योंकि वो मुरली वाला देने वाला एक था और बच्चे बहुत सारे हो गए थे, तो वो एक एक करके ही बच्चों को देता, क्योंकि दूसरे हाथों से तो वो मुरली को पकड़े हुए रहता था। तो वही बोलता है कि मैं सभी बच्चों को दूंगा, आया हूँ बेचने के लिए तो बेचकर ही जाऊंगा, और मेरे पास एक तो नहीं, पूरे 57 मुरलियां हैं मेरे पास, यानी कि मैं 57 बच्चों को दे सकता हूँ। इसलिए सारे बच्चों को वो बड़े ही धैर्य से रुकने की गुजारिश करता है। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने, कितने में दी? दी तो वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से, पर आपको 2-2 पैसे में ही दे दो।
अब मुरली वाला विजय बाबू से कहता है, विजय बाबू ने उसके दाम पूछे थे पहले मुरली वाले से, इसलिए मुरली वाला कहता है कि देखिए बाबूजी, पहले तो मैंने 3-3 पैसे में ये मुरली बेची है, लेकिन आप कहेंगे तो मैं आपको 2-2 पैसे में ही दे दूंगा मुरली यानी बांसुरी। मुरली वाला एकदम विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों में मुस्कुरा दी, मन ही मन कहने लगे, कैसे कहता है, देता तो सबको इसी भाव में है, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। अब विजय बाबू जब सुनते हैं मुरली वाले की 2-2 पैसे वाली बात तो मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं कि सबको देता है 2-2 पैसे में ही, लेकिन मुझे ऐसे कह रहा है कि जैसे मुझ पर कोई बड़ा एहसान कर रहा है। और इस तरह से वो मुस्कुरा कर मुरली वाले से कहते हैं, देते तो सबको इसी भाव में हो, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहे हो। फिर बोले तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है, देते होगे सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझ मेरे ही ऊपर लाद रहे हो। देखिए बच्चों, हमारे मन में एक ये भावना भी होती है, जब भी कोई व्यक्ति कुछ सामान बेचने आता है, अगर कम दाम कहता है ना, तो भी हमारे मन में एक बात होती है कि कहीं इससे भी कम दाम में दे दे। ज्यादा दाम जो कहता है तो उसका भी हम थोड़ा सा कम करवा लेते हैं, लेकिन अगर कोई कम दाम में ही कोई सामान बेच रहा है, फिर भी हमारे मन में ये जिज्ञासा होती है कि इससे भी कम दामों में हमें मिल जाए। तो यही वहां पे विजय बाबू भी कह रहे हैं कि तुम बेचते हो सभी को 2-2 पैसे मिले, लेकिन एहसान का बोझ जो है वो सिर्फ मेरे ही सर पे तुम लाद रहे हो। ये एक हमारे जो मन की सोच है, वो यहाँ पे विजय बाबू की मन की सोच नजर आ रही है। मुरली वाला एकदम अप्रतिभ हो उठा, बोला आपको क्या पता बाबूजी इसकी असली लागत क्या है? यह तो ग्राहकों का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर क्यों न चीज बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं कि दुकानदार मुझे लूट रहा है। तो बोल रहा है, वो बोलते हैं कि अब मुरली वाला जो है वो विजय बाबू की बातों से थोड़ा दुखी हो जाता है और कहता है कि देखिए बाबूजी, ये तो ग्राहकों का दस्तूर होता है कि अगर बेचने वाला जो है दुकानदार वो कितने ही कम भाव में क्यों ना बेचे, क्योंकि ग्राहकों को लगता है कि दुकानदार हमें लूट ही रहा है। आप क्या जानिएगा कि इसकी असली लागत, यानी कि लागत का मतलब होता है कि किसी चीज को बनाने में जो उसका खर्च होता है, मेहनत होता है, उसको हम लागत कहते हैं। तो वही बोलता है कि आपको क्या पता कि इसकी असली लागत है क्या। तो विजय बाबू कहते हैं कि सच पूछिए तो बाबूजी असली दाम 2 ही पैसे हैं, आप कहीं से 2 पैसे में ये मुरली नहीं पा सकते हैं। मैंने तो पूरी 1000 बनाई थी, अब मेरे पास इसके भाव भी नहीं रहे। वो मुरली वाला अब ये समझाता है कि देखिए विजय बाबूजी, आपको अगर बताऊं मैं तो इसकी असली लागत 2 पैसे है, यानी कि 2 पैसे में वो मुरली बनकर तैयार हुई है, तो बेचने वाला तो उस पर कुछ पैसा लाभ कर ही ना बेचेगा, यानी कि वो 3 पैसे 4 पैसे में उसको बेच सकता है। लेकिन उसने सिर्फ अपनी लागत ही बताई थी कि 2 पैसे ही बेचेंगे, लेकिन फिर भी विजय बाबू को लग रहा था कि ये बहुत ही महंगा है। विजय बाबू बोले कि अच्छा मुझे ज्यादा वक्त नहीं, जल्दी से दो दे दो। मुरली वाला लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर चले गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियां बेचता रहा। उसके पास कई रंग बिरंगी मुरलियां थी। बच्चे जो रंग पसंद करते, मुरली वाला उसे वही मुरली उतार कर दे देता। अब देखिए बच्चों, विजय बाबू बोले मुरली वाले से कि मुझे भी 2 मुरली आप उतार कर दे दो, और वो मुरली वाला जो था वो 2 मुरली उन्हें उतार कर दे देता है। और भी मुरली वाले के पास बहुत ही तरह तरह की रंग बिरंगी मुरलियां थी। और फिर विजय बाबू अपने मकान के अंदर आ जाते हैं और मुरली वाला फिर उसी तरह से मादक स्वर में गाता हुआ बजाता हुआ, बच्चों को बहलाने वाला, मुरलिया वाला बोलता हुआ अपनी मुरली को बेचने लगता है। तो बच्चों देखिए, मैंने अभी आपको ये पाठ 5 मिठाई वाला का भाग 1 जो मैंने ऊपर लिख दिया है, उसमें मैंने यहाँ तक की कहानी आपको बताई, और इसकी शेष कहानी, इसके जो शेष पाठ बचे हुए हैं वो मैं आपको भाग 2 में बताऊंगी। यहाँ तक की कहानी मुझे विश्वास है कि आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा। और मैं जो पढ़ा रही हूँ तो उस समय में सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, अपनी पुस्तक को खोलिए और मैं जो बोल रही हूँ उसको भी आप नीचे देखते रहिएगा कि मैम जो पढ़ा रही है वो क्या सच बात सही पढ़ा रही है, गलत पढ़ा रही है। अब इसको आप लोग देखिएगा और मेरी वीडियो को सुनिएगा तो शायद ज्यादा समझ में आए। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगले भाग में पार्ट 2 में।